हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नौकरी एस्पिरेंट में। उम्मीद करती हूँ आप सब एकदम बढ़िया है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता चल ही गया होगा कि आपके एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है। एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम 2023 की एग्ज़ाम डेट अनाउंस हो चुकी है। 2 मई से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। तो अब अपनी तैयारी में कुछ भी कसर मत छोड़ना, अपनी तैयारी को और ज़्यादा बेहतरीन बनाओ। हम भी आपकी तैयारी में आपका साथ देने के लिए आपके लिए जीके की बेहतरीन सीरीज लेकर आए हुए हैं। तो जीके की क्लास में आज का हमारा टॉपिक होने वाला है भारत के संविधान से रिलेटेड आयोग समिति, आपातकाल एवं राष्ट्रपति शासन। इससे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। मैं फिर से बता देती हूँ, जो ये सेशन है, जो क्लास हम आपके लिए लेकर आते हैं, ये एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम के साथ साथ आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये नहीं है कि हमने तो एसएससी का एग्ज़ाम हम तो दे ही नहीं रहे हैं तो हम नहीं लेंगे क्लास। ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो हमारे साथ एंड तक बने रहिएगा। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाना। पीडीएफ और नोट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.naukriaspirant.com। आप हमारे सोशल प्लेटफॉर्म के साथ भी जुड़ सकते हैं, जिनके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दो, फिर हम अपने आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम द्वारा वर्ष खालिस्तान में बदल दिया गया था। यानी कि जो ये आयोग बनाया गया था 1993 में, इसको किस वर्ष बदला गया था? 2018 में, 2017 में, 2016 में या 2019 में? तो कब बदला गया था? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, 2018 में बदला गया था। 102वां संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग। 102 था ना संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग। और आर्टिकल पूछे तो आर्टिकल है 340। संविधान संशोधन तो 102 है और जो अनुच्छेद है वो कौन सा है? 340। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत की संचित निधि से राज्यों के राजस्व के अनुदान सहायता को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों पर राष्ट्रपति को सिफारिशें करने के लिए संविधान द्वारा कौन सी संस्था अनिवार्य है? तो आपके पास ऑप्शन है विधि आयोग, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वित्त आयोग या व्यय विभाग। तो कौन सा आएगा? हमारा सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन सी, वित्त आयोग। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1951 में। इसके अध्यक्ष पूछे कि वित्त आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो एन.के. सिंह। कौन है? एन.के. सिंह। नेक्स्ट देखिए, किस आयोग ने सरकारी सेवाओं के सभी सत्रों में ओबीसी उम्मीदवारों के लिए 27% आरक्षण की सिफारिश की थी? तो कौन सी थी वो? सरकारिया आयोग, मंडल आयोग, बलवंत आयोग, कोठारी आयोग। तो हमारा सही जवाब क्या आ जाएगा? तो वो थी मंडल आयोग। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी 1779 में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य 6 वर्ष की अवधि के लिए या खालिस्तान वर्ष की आयु पूरी होने तक अपने पद पर रहता है। तो देखिए, संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य या तो 6 वर्ष की अवधि होगी पूरी, या फिर अपनी कोई किस आयु वर्ष तक अपने पद पर रह सकता है। तो हमारा सही जवाब क्या आ जाएगा? 65 वर्ष की आयु तक। 65 वर्ष की आयु या 6 वर्ष की अवधि, इन दोनों में से जो कार्यकाल पहले होगा तो वो अपने पद से रिटायर हो जाएगा। अच्छा, संघ लोक सेवा आयोग, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? यूपीएससी। इसकी
बताइए। तो इसका जिक्र किस भाग में है संविधान के? तो संविधान के भाग 14 में, 14 में तो इसका जिक्र है। अनुच्छेद पूछे तो 315 से 323 संघ लोक सेवा आयोग से रिलेटेड है। किसी में कार्य, शक्तियाँ, इस्तीफा किसको देंगे, इससे रिलेटेड 315 से 323 तक इसका जिक्र है। अच्छा, इनकी नियुक्ति कौन करता है? आईएएस की नियुक्ति, तो आईएएस की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति ही इनकी नियुक्ति करता है। नेक्स्ट देखिए, 1990 में निम्नलिखित में से किस विषय पर सिफारिशें देने के लिए दिनेश गोस्वामी समिति का गठन किया गया था? केंद्र राज्य संबंध, पुलिस सुधार, चुनावी सुधार या मूल कर्तव्य? तो हमारा सही जवाब आ जाएगा, किससे संबंधित है ये गठन? केंद्रीय राज्य संबंध से संबंधित है। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसमें भारत में संघ और राज्य लोक सेवा आयोगों के कर्तव्यों और कार्यों का वर्णन है? तो मैंने बताया था संघ और लोक सेवा आयोग कहाँ से कहाँ तक है? 315 से 323 तक इन्हीं का ही जिक्र है। अब क्या पूछा है कि कर्तव्यों और कार्यों का वर्णन कौन से अनुच्छेद में है? तो कौन से में होगा? 312 में नहीं हो सकता, 308 में नहीं हो सकता, बचे दो, अनुच्छेद 320 और अनुच्छेद 316। तो हमारा सही जवाब क्या जाएगा? अनुच्छेद 320। अनुच्छेद 320 में कर्तव्यों और कार्यों का वर्णन है। चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग निम्नलिखित में से किस वर्ष में एक पृथक आयोग के रूप में अस्तित्व में आया? यानी कि उसको अलग कर दिया। 2000 में, 2006 में, 2004 में या 2002 में? तो हमारा सही जवाब क्या जाएगा? 2004 में इसको अलग कर दिया। 89वां संविधान संशोधन अधिनियम के दौरान के अनुसार। नेक्स्ट, नीति आयोग के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन है? राजीव कुमार, नरेंद्र मोदी, अमिताभ कांत, निर्मला सीतारमण? तो हमारा सही जवाब बताइए क्या होगा कमेंट में। तो सही जवाब है ऑप्शन बी, नरेंद्र मोदी। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? बता देती हूँ, अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। और वर्तमान में हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। इसलिए हमारा जवाब ऑप्शन बी होगा। इसकी स्थापना कब हुई? तो नीति आयोग की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग से पहले इसकी जगह क्या था? तो इससे पहले था इसका योजना आयोग। नीति आयोग के स्थान पर पहले 2015 से पहले क्या था? तो योजना आयोग था। उसके स्थान पर फिर नीति आयोग की स्थापना की गई। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री। कब स्थापना हुई? 2015 में। और वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। हो गया। अब इसके एक उपाध्यक्ष और होते हैं, एक तो अध्यक्ष होता है और एक उपाध्यक्ष होते हैं। तो वो कौन है? तो वो है डॉक्टर सुमन बेरी। कौन है? डॉक्टर सुमन बेरी। सुमन बेरी। और इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो इसकी नियुक्ति प्रधानमंत्री ही खुद करते हैं। प्रधानमंत्री नियुक्ति करते हैं उपाध्यक्ष की। और कौन है वो? डॉक्टर सुमन बेरी। कब हुई थी? मई 2022 में, 1 मई 2022 में इनकी नियुक्ति हुई थी। चलिए आगे देखते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, 5 वर्ष या 60 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, 6 वर्ष या 60 वर्ष की आयु। तो राज्य में जो लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष होते हैं तो उनकी नियुक्ति क्या आएगी? तो हमारा सही जवाब क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए, 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। इनमें से जो भी पहले होगा, यानी कि अगर मान लो उनको राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में कब नियुक्त किया गया? 60 वर्ष की आयु में नियुक्त किया गया।
अब 62 वर्ष की आयु तक उनका कार्यकाल कितना हुआ? 2 वर्ष का ही हुआ ना, तो वो 2 वर्ष बाद ही रिटायर हो जाएंगे। ये नहीं है कि वो 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा करेंगे। तो क्या आएगा? 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु में जो भी पहले होगा वो ही आएगा। चलिए आगे देखते हैं। लोक लेखा समिति के सदस्यों को कितनी अवधि के लिए चुना जाता है? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 5 वर्ष या 3 वर्ष? तो हमारा सही जवाब क्या आ जाएगा? लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को 1 वर्ष के लिए चुना जाता है। कितने वर्ष के लिए? 1 वर्ष के लिए। इसमें राज्यसभा के तो कितने सदस्य होते हैं? 7। और लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं? 15। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसकी स्थापना भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अधीन निश्चित उपबंध के अनुसार की गई थी? केंद्रीय सतर्कता आयोग, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, चुनाव आयोग, इनमें से कोई नहीं। तो क्या आएगा? हमारा सही जवाब क्या आ जाएगा? चुनाव आयोग। चुनाव आयोग की स्थापना भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अधीन निश्चित उपबंध के अनुसार की गई थी। नेक्स्ट देखिए, पीके थुंगन समिति किससे संबंधित है? चुनाव आयोग से, केंद्रीय सतर्कता आयोग से, मौलिक अधिकार से या पंचायती राज से? तो किससे संबंधित है? तो हमारा सही जवाब है पीके थुंगन समिति पंचायती राज से संबंधित है। ये कब हुई थी? 1988 में पीके थुंगन जी ने यह प्रस्ताव संसद में पारित किया था। तो जिसको उस समय प्रधानमंत्री कौन थे 1988 में? राजीव गांधी थे। राजीव गांधी ने तो इसको सहमति दे दी थी, पंचायती राज से रिलेटेड थी, लेकिन इसको संसद में बहुमत नहीं मिला था, तो इसलिए यह समिति पारित नहीं की गई थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस निकाय का संविधान में उल्लेख नहीं किया गया है? संविधान में उल्लेख नहीं किया गया। संघ लोक सेवा आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग और वित्त आयोग। तो किस में उल्लेख नहीं किया गया है? हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। इसका संविधान में उल्लेख नहीं किया गया है, तो इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? सांविधिक। सांविधिक यानी कि सांविधिक निकाय बोलेंगे इसको। और ये सारी कैसी है? संवैधानिक निकाय है। अब संवैधानिक का मतलब क्या होता है? संवैधानिक का मतलब होता है जिसका जिक्र भारत के कानून में या भारत के संविधान में लिखित है। जिसका जिक्र भारत के संविधान में लिखित है उसको तो संवैधानिक बोलेंगे, लेकिन जिसका संविधान में लिखित नहीं है, सिर्फ संसद द्वारा पारित किया गया है, तो वो क्या हो जाएगा? सांविधिक। और यह कौन सा इन चारों में से? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। नेक्स्ट देखिए, पुंछी आयोग किससे संबंधित है? मूल अधिकार, पंचायत राज, केंद्र राज्य संबंध या चुनाव आयोग? तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? जो पुंछी आयोग है वो है केंद्र राज्य से संबंधित है। चलिए, और यह इसकी स्थापना कब हुई थी? 1953 में हुई थी। नेक्स्ट देखिए, भारत के प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का नेतृत्व किसने किया था? लोकमान्य तिलक जी ने, नानाजी देशमुख, काका कालेलकर या गोपाल कृष्ण गोखले? तो हमारा सही जवाब क्या आएगा? ऑप्शन सी, काका कालेलकर ने प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का नेतृत्व किया था। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होते हैं। नेक्स्ट देखिए, स्वतंत्रता के बाद राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? तो कब किया गया था? 15 मार्च 1952, 6 सितंबर 1964, 15 मार्च 1950 या 6 अगस्त 1952? तो हमारा सही जवाब क्या आ जाएगा? 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था।
6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में से किसके सदस्य राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं? नीति आयोग, वित्त आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद या चुनाव आयोग? तो कमेंट करके बताओ। हमारा सही जवाब है राष्ट्रीय विकास परिषद। अब बता देती हूँ, राष्ट्रीय विकास परिषद देखो फर्स्ट आया था, गठन कब हुआ था? 6 अगस्त 1952। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो इसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। और इसके जो सदस्य होते हैं वो कौन होते हैं? राज्यों तथा जो यूनियन टेरिटरी होती है, केंद्र शासित प्रदेश, उसके सीएम होते हैं, कोई कैबिनेट मंत्री वगैरह, इन सभी के अध्यक्ष होते हैं। तो किसके सदस्य राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं? तो हमारा सही जवाब आ जाएगा राष्ट्रीय विकास परिषद। नेक्स्ट देखिए, खालिस्तान वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है। तो कौन करता है? उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय या प्रधानमंत्री? तो हमारा सही जवाब क्या होगा? हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, राष्ट्रपति करता है वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति। नेक्स्ट, अब बताओ, वित्त आयोग अभी आए थे इससे पहले, 15वें वित्त आयोग, अब 15वां वित्त आयोग चल रहा है, इसके अध्यक्ष कौन है? 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, तो वर्तमान में 15वां वित्त आयोग चल रहा है, इसके अध्यक्ष हैं NK सिंह। 2020 में बने थे और 2025 तक कार्यकाल है। नेक्स्ट देखिए, वित्त आयोग की नियुक्ति के बारे में भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद से में उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 300, 290, 320 या 280? अभी आया था वित्त आयोग, नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। 15वां वित्त आयोग चल रहा है, अध्यक्ष है NK सिंह। और कौन से अनुच्छेद में इनका जिक्र है? तो आ जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 280 में। नेक्स्ट देखिए, वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक खालिस्तान वर्ष की समाप्ति पर किया जाता है। तो अभी बताया था कार्यकाल 2020 से 2025 तक है। तो देखो कितने साल हो गए? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 5 वर्ष की समाप्ति पर किया जाता है, या उससे पहले, यानी कि 5 वर्ष के कार्यकाल में एक बार किया जाता है। करंट अफेयर से रिलेटेड आपके एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वर्तमान में करंट अफेयर आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अपने करंट अफेयर की तैयारी को मजबूत करने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करें। हमारी वेबसाइट है www.naukriaspirant.com। यहाँ पर आपको डेली PDF, डेली क्विज, वीकली क्विज, मंथली PDF, 6 मंथ PDF और ईयरली PDF सभी आपको फ्री में प्राप्त हो सकते हैं। नेक्स्ट, भारत के वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? गवर्नर RBI के, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, भारत के राष्ट्रपति, केंद्रीय वित्त मंत्री? अभी आया था। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? वेरी गुड, ऑप्शन सी, भारत के राष्ट्रपति करते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत के 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है? अभी ये बताया था, जल्दी से कमेंट में जवाब दो। सुभाष चंद्र गर्ग है, NK सिंह है, रमेश चंद है या अरविंद मेहता है? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा वेरी गुड, ऑप्शन बी, NK सिंह। आगे देखते हैं, भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का अध्ययन करने वाले आयोग के अध्यक्ष कौन थे, जिसकी घोषणा 1953 में उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल, TT कृष्णमाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फजल अली? तो क्या आएगा? हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी, फजल अली। आयोग के द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था 1953 में। उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और सबसे पहला राज्य कौन था जो भाषाई आधार पर अलग हुआ था? तो वो है आंध्र प्रदेश, तेलुगु राज्य के रूप में। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस वर्ष में संघ लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था? 1948, 1934, 1945, 1926? तो कब हुआ था संघ लोक सेवा आयोग का गठन?
तो हमारा सही जवाब है 1 अक्टूबर 1926 को, ऑप्शन डी। इसका जिक्र कौन से भाग में है? तो भाग 14 में अभी बताया था। आर्टिकल कौन कौन से? 315 से 323 तक। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने किस वर्ष पिछड़ा द्वितीय वर्ग आयोग नियुक्त किया था? 1970, 75, 80 या 79? हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? 1979 में किया था। द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग को मंडल आयोग भी बोलते हैं, मंडल आयोग भी बोलते हैं। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, इसलिए इसको बीपी मंडल या मंडल आयोग बोलते हैं। इसमें क्या हुआ था? द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग में जो ओबीसी कैटेगरी है ना, उसको 27% आरक्षण दिया गया था। नेक्स्ट देखिए, 1979 में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? जयप्रकाश नारायण, बीपी मंडल, वीके साहनी, बीआर अंबेडकर? तो अभी बताया था। हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, बीपी मंडल, यानी कि बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल ने। नेक्स्ट, किस आयोग ने सुझाव दिया था कि केंद्र सरकार की नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी को आरक्षण मिलना चाहिए? मंडल आयोग, नानावटी, केलकर या कोठारी? अभी आया है, तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? वेरी गुड, ऑप्शन ए, मंडल आयोग। नेक्स्ट देखिए, किस पार्टी की सरकार ने वर्ष 1978 में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन करने की घोषणा की थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल, भारतीय जनता दल या संयुक्त लोकतांत्रिक दल? तो किस पार्टी ने की थी? हमारा सही जवाब है जनता दल ने। नेक्स्ट, भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठनों की मांगों का अध्ययन करने के लिए 1948 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा एक समिति का गठन किया गया था। इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? एस.के. धर, सरदार पटेल, पी. सीतारमैया या जवाहरलाल नेहरू? तो हमारा सही जवाब क्या जाएगा? एस.के. धर जी इनके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है? अभी बताया था। सबसे पहले तो संवैधानिक निकाय क्या होता है? जिसका जिक्र भारत के संविधान में लिखित है, वो तो हो जाएगा संवैधानिक निकाय, और जिसका संविधान में लिखित नहीं है वो बताना है। तो उसमें एक असंवैधानिक भी आता है, संवैधानिक भी आता है और गैर संवैधानिक भी आता है, तो वे अलग हो गई। लेकिन संवैधानिक बता दिया कि जिसका संविधान में जिक्र है, यानी लिखित जिक्र है। तो कौन सा नहीं है वो बताना है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रीय महिला आयोग। ये एक गैर संवैधानिक निकाय है, गैर संवैधानिक निकाय है, जिसका कानून तो पारित है संसद द्वारा, लेकिन लिखित जिक्र नहीं है इसका। 1950 में इसका गठन किया गया था। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री होते हैं, उद्योग मंत्री होते हैं, वित्त मंत्री होते हैं, वाणिज्य मंत्री होते हैं? तो हमारा सही जवाब है, अभी बताया था थोड़ी देर पहले, प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। उपाध्यक्ष वर्तमान में कौन है? तो डॉक्टर सुमन बैरी जी। आगे देखिए, नीति आयोग किस वर्ष अस्तित्व में आया? 2016, 14, 15 या 13? तो हमारा सही जवाब है, जो नीति आयोग है वो 2001 जनवरी 2015 में इसकी स्थापना हुई थी। किसकी जगह? योजना आयोग की जगह। नेक्स्ट देखिए, संविधान में निम्नलिखित में से किसके बारे में उपबंध नहीं है? निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग, लोक सेवा आयोग या योजना आयोग? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, योजना आयोग के बारे में उपबंध नहीं है। यह भी एक गैर संवैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना 1950 में हुई थी। बताए थे ना, संसद के द्वारा जो पारित करते हैं वो गैर संवैधानिक निकाय है, और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री ही होते हैं। 2014 तक योजना आयोग ही चलती थी, लेकिन अगस्त 2014 में इसको तो हटा दिया और इसकी जगह नीति आयोग की स्थापना हुई थी। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पहले लोकपाल का एक गैर न्यायिक सदस्य है? अभिलाषा कुमारी, अर्चना रामसुंदरम, पी.के. मोहंती
या दिलीप भोसले? तो हमारा सही जवाब क्या जाएगा? ऑप्शन बी, अर्चना राम सुंदरम। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला लोकपाल बना? गैर न्यायिक सदस्य है और इसमें पूछा है कि भारत का पहला लोकपाल कौन बना? प्रदीप कुमार मोहंती, दीप्ति भोसले, अजय कुमार त्रिपाठी, पिनाकी चंद्र घोष। तो कौन बने? भारत के पहले लोकपाल बने थे पिनाकी चंद्र घोष। अगर पूछे वर्तमान में कौन है भारत के लोकपाल, तो वर्तमान में आ जाएगा प्रदीप कुमार मोहंती। नेक्स्ट देखिए, केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित मुद्दों की जांच के लिए केंद्र सरकार ने किस आयोग की नियुक्ति की थी? नानावटी आयोग, मंडल आयोग, सरकारी आयोग या कोठारी आयोग? तो केंद्र और राज्य से संबंधित कौन सा आयोग है? थोड़ी देर पहले भी आया था। हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी, सरकारिया आयोग। कौन सा आयोग है? सरकारिया आयोग। नेक्स्ट, खालिस्तान का अध्ययन एवं मूल्यांकन करने के लिए विजय केलकर समिति का गठन किया गया था। तो वह किससे संबंधित है? सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल, चीनी की मिलों की स्थिति, एयर इंडिया का निजीकरण या भारत में गरीबी? तो किससे संबंधित है? हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल। नेक्स्ट देखिए, अंतरराज्य परिषद की स्थापना किस समिति की अनुशंसा पर की गई थी? सरकारी समिति, वाई रेड्डी समिति, TSR सुब्रमण्यम समिति या चंद्रबाबू नायडू समिति? हमारा सही जवाब क्या जाएगा? सरकारिया समिति, यानी केंद्र और राज्य से संबंधित बताया था ना, वही है। न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर समिति का गठन खालिस्तान का अध्ययन करने के लिए किया गया था। तो किसका अध्ययन करने के लिए किया गया था? भारत के पश्चिम घाट के पर्यावरणीय मुद्दे, भारत पर वैश्वीकरण का प्रभाव, भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक आर्थिक स्थिति या भारत में सरकारी अस्पतालों द्वारा रखे जा रहे मानक? तो जो न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर समिति है वो किससे संबंधित है? तो वो है ऑप्शन सी, भारत में मुस्लिम समुदाय से की सामाजिक आर्थिक स्थिति से संबंधित है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति में राज्यसभा का कोई भी सदस्य शामिल नहीं होता? प्राक्कलन समिति में, याचिका समिति में, सार्वजनिक उपक्रमों संबंधी समिति में या लोक लेखा समिति में? राज्यसभा का कोई भी सदस्य शामिल नहीं होता। तो वो कौन सी समिति है? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, प्राक्कलन समिति है। जो प्राक्कलन समिति है वो संसद की सबसे बड़ी समिति है। कौन सी है? सबसे बड़ी समिति है और इसमें लोकसभा के 30 सदस्य शामिल होते हैं और राज्यसभा का एक भी सदस्य शामिल नहीं होता। इसका कार्यकाल कितना होता है? तो 1 वर्ष का इसका कार्यकाल होता है। और इसकी जो जुड़वा बहन है किसको बोला जाता है? तो लोक लेखा समिति जो पहले आई थी उसको इसकी जुड़वा बहन बोला जाता है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है? अभी बताया था, लोक लेखा समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति, विभागीय स्थायी समिति या विशेषाधिकार समिति? हमारा सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन ए, लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। इसमें तो लोकसभा के तो 30 सदस्य, राज्यसभा का एक भी सदस्य शामिल नहीं होता और इसमें लोकसभा के 15 और राज्य के 7 सदस्य शामिल होते हैं। लोक लेखा समिति को लघु लोकसभा भी बोला जाता है, यानी कि छोटी लोकसभा। नेक्स्ट है, भारतीय संसद की सबसे बड़ी कमेटी कौन सी है? देखो अभी आ गए, इससे रिलेटेड कितने क्वेश्चन है। लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति या संयुक्त संसदीय समिति? हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, प्राक्कलन समिति। नेक्स्ट देखिए, भारतीय मौद्रिक नीति समिति के में कितने सदस्य हैं? 6, 5, 21 या 3? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, 6 सदस्य होते हैं। 3 तो RBI से होते हैं और 3 होते हैं अलग जो सरकार द्वारा चुने जाते हैं। 6 सदस्य होते हैं भारतीय मौद्रिक नीति में। नेक्स्ट देखिए,
किस आयोग या समिति की सिफारिश पर हरियाणा राज्य का गठन किया गया था? जेबीपी समिति, धर समिति, फजल आयोग या सरदार हुकम सिंह संसदीय समिति? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सरदार हुकम सिंह संसदीय समिति के द्वारा हरियाणा राज्य को अलग किया गया था। कब हुआ था? 1 नवंबर 1966 को। किस राज्य से? पंजाब राज्य से अलग हुआ था। नेक्स्ट, संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति, भारत का प्रधानमंत्री, लोकसभा का अध्यक्ष या राज्यसभा का सभापति? तो कौन करता है लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति? तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा? लोकसभा का अध्यक्ष ही करता है। 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के समय भारत के राष्ट्रपति निम्नलिखित में से कौन थे? फखरुद्दीन अहमद, जाकिर हुसैन, नीलम संजीव रेड्डी या वराहगिरी वेंकटगिरी? तो कौन थे 1975 के समय? तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, फखरुद्दीन अहमद। 1975 में जो राष्ट्रीय आपातकाल लगा था उस समय भारत के राष्ट्रपति थे। अगर पूछे 1975 में प्रधानमंत्री कौन थे, तो इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। 1975 से 1977 यानी कि जून 1975 से 21 मार्च तक ये लगा था, 21 महीने का, और यह तीसरा राष्ट्रीय आपातकाल था। पहला का आपातकाल कब लगा? 1962 में, जब भारत और चीन का युद्ध हुआ था। और दूसरा कब लगा था? 1971 में, जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। और तीसरा लगा था 1975 में। नेक्स्ट देखिए, किस अनुच्छेद के तहत भारत में वर्ष 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल लगा था? अगर अनुच्छेद पूछे किस अनुच्छेद के तहत लगा था, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 352 अनुच्छेद के तहत लगा था। प्रधानमंत्री बता दिया, इंदिरा गांधी। भारत में वर्ष 1975 में तीसरी बार आपातकाल घोषित किए गए जानने के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे? जल्दी से कमेंट में बताओ। वेरी गुड, ऑप्शन बी, फखरुद्दीन अली अहमद। नेक्स्ट देखिए, वर्ष 1975 में आपातकाल की स्थिति के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? फिर से वही आ गया, तो ऑप्शन डी, फखरुद्दीन अली अहमद। खालिस्तान 1975 की रात में इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से आपातकाल लगाने की सिफारिश की। तो कब की थी? तो हमारा सही जवाब है 25 जून की रात को इंदिरा गांधी ने फखरुद्दीन जी को कॉल किया था कि भाई साइन करना आपको। तो उन्होंने बिना देखे ही साइन कर दिए थे कि आपातकाल घोषणा हो गई। नेक्स्ट, वर्ष 1975 से 1977 के बीच आपातकाल के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन है इंदिरा गांधी। नेक्स्ट देखिए, आपातकाल जो 1975 से 1977 के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे? देखो एक ही क्वेश्चन को कितनी बार दोहराया गया है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आपात की उद्घोषणा से संबंधित है? 235, 352, 325 या 253? तो आपातकाल से उद्घोषणा ऑप्शन बी, 352 में है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद खालिस्तान में राष्ट्रीय शासन का उल्लेख है, तो किस में है? राष्ट्रपति शासन का उल्लेख। तो हमारा सही जवाब है 356 में है, आर्टिकल 356। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान के अंतर्गत आपातकाल की उद्घोषणा का आधार नहीं हो सकता? युद्ध, सशस्त्र विद्रोह, बाह्य आक्रमण या आंतरिक अशांति? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी, आंतरिक अशांति। आगे देखते हैं, कौन सा अनुच्छेद राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने हेतु निर्दिष्ट करता है? तो कौन सा अनुच्छेद करता है? हमारा सही जवाब है अनुच्छेद 356, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अनुसार आपात स्थिति घोषित करने का अधिकार किसको है? तो किसको है? राष्ट्रपति को। बताया था ना, राष्ट्रपति को यह अधिकार है। नेक्स्ट देखिए, यदि राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाता है तो उसे प्रत्येक खालिस्तान बाद संसद का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होता है। तो कितने के बाद?
6 माह के बाद, 1 वर्ष के बाद, 2 वर्ष के बाद या 3 वर्ष के बाद? तो हमारा सही जवाब है प्रत्येक 1 वर्ष के बाद। यानी कि राष्ट्रपति का आपातकाल घोषित हो गया तो 1 वर्ष के बाद संसद का अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होता है। आपातकाल के दौरान निम्नलिखित बुनियादी अधिकारों में से किस एक को छोड़कर बाकी सभी रद्द किए जाते हैं? संगठन की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, बिना शास्त्र के संगठित होने की स्वतंत्रता। शास्त्र नहीं, ये शस्त्र है। तो हमारा सही जवाब है व्यक्तिगत स्वतंत्रता को छोड़कर सभी रद्द कर देते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग आपात उपबंध के बारे में बताता है? भाग देखो कौन कौन से हैं, भाग 8, भाग 15, भाग 18 या भाग 9? हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी, भाग जो 18 है वो आपात उपबंध के बारे में बताता है। जो भाग 9 है वो पंचायत के बारे में बताता है। जो भाग 15 है वो निर्वाचन के बारे में बताता है और ये एक वित्त संपत्ति के बारे में बताता है। तो दोस्तों ये था आज का सेशन, कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक भी करना, शेयर भी करना, और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। वीडियो PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।